गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपसे फिर मिल रहे हैं 2018 के यूपी टेट 15 क्वेश्चन के साथ। हम आपको देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन कहाँ से है? कवियों की रचनाओं से और कवियों से। लेकिन यहाँ पे है कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही है। यहाँ पे है कवि। पहला क्वेश्चन हमारा है कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसमें हमें क्या बताना है कि इन सब में जो दिया है इसमें से कौन सा जोड़ा ऐसा है जो सही नहीं है। तो क्या है? शिवराज भूषण का भूषण। तो भूषण जो है वो शिवराज भूषण के कवि है, ये सही है। दूसरा क्या है? देव। देव जो है वो शब्द रसायन के कवि है। तीसरा है परिमल। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है वो परिमल के कवि है। और इनकी और कौन कौन सी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? अनामिका, अनामिका, नए पत्ते। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? अनामिका और नए पत्ते। और हमारा लास्ट ऑप्शन है उद्धव शतक भारतीय धनुष चंद्र। यही ऑप्शन इसमें गलत है। चौथा ऑप्शन है उद्धव शतक भारतीय धनुष चंद्र। इसके कौन रचना है? जगन्नाथ रत्नाकर। जगन्नाथ रत्नाकर इसके रचयिता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है? ये वाला। तो सही ऑप्शन कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो कौन सा जोड़ा नहीं सही है? चौथा वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, लेखक और उनके कृत के युग्म में कौन सा युग्म गलत है। यह भी क्वेश्चन कहां से लिया गया? लेखक और उनकी कृतियों से। हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कहां से लिया गया? लेखक और उनकी कृतियों से। तो क्या है? लेखक और उनके कृत के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? पहला क्या है? बोलना से गंगा किसकी रचना है? राहुल संस्कृत्यायन की। ये तो सही है। और राहुल संस्कृत्यायन की एक रचना सबसे प्रसिद्ध कौन सी है? मेरी जीवन यात्रा। सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है इनकी? मेरी जीवन यात्रा। राहुल संस्कृत्यायन की सबसे प्रसिद्ध रचना ये वोल्गा से गंगा, ये तो है ही, लेकिन ये भी है मेरी जीवन यात्रा। आप इसको भी साथ साथ याद रखेंगे। दूसरा कौन सा है? सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। हमने इसके पहले वीडियो में भी आपको बताया। तो धर्मवीर भारती की और कौन सी रचना है? गुनाहों का देवता। धर्मवीर भारती की और कौन सी रचना है? गुनाहों का देवता। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है? आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद जी का है। लेकिन दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल की नहीं है। यही ऑप्शन इसमें क्या है? गलत है। रामचंद्र शुक्ल की कौन सा है? रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी है? चिंतामणि, चिंतामणि, रसमीमांसा, रसमीमांसा, चिंतामणि, रसमीमांसा ये रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो क्या दिग्दर्शन किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारतेंदु दिग्दर्शन किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें आप देखेंगे वोल्गा से गंगा संस्कृत्यायन की रचना, और इनकी एक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? मेरी जीवन यात्रा। दूसरा है सूरज का सातवां घोड़ा, ये किसका है? धर्मवीर भारती का। और इनकी कौन सी रचना प्रसिद्ध है? गुनाहों का देवता। तीसरा है आर्यों का आदि देश, ये डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना। चौथा हमारा क्या है? दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल की रचना ये नहीं है, किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा ऑप्शन। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कौन कौन सी रचना है? चिंतामणि और रसमीमांसा। अगला क्वेश्चन, तीसरा हमारा क्वेश्चन है विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इसमें आपको क्या बताना है कि विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो क्या है? वह ईमानदार। इसमें मिसप्रिंट हुआ, ईमानदार के बाद भी कॉमा रहेगा। वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है, ये सही है। दूसरा क्या है? उसके पास धन वैभव, देखो यहाँ पे यह है तो ये भी सही है। नौकर चाकर आज सभी कुछ था, ये भी सही है। आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए, ये भी सही है। लेकिन ये इसमें देख रहे हैं हा के बाद क्या लगेगा? तो ये तब सही होगा। अब ये क्या है? हमारा गलत है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन गलत है। तो क्या पूछा? निम्न विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य
अशुद्ध है, तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? ये वाला तीसरा ऑप्शन, इसमें कौन सा सही होगा? तीसरा। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? इसमें आपको क्या पूछा गया है कि ऐसा इन चारों में से ऐसा कौन सा शब्द है जो एक दूसरे मतलब इसमें से भिन्न है? इन चारों में से ऐसा कौन एक शब्द है जो भिन्न है? तो चिरंतन। चिरंतन का मतलब क्या होता है? जो लंबे समय से चला आता हो, जो लंबे समय से चला आ रहा हो, जो लंबे समय से चला आ रहा है। जैसे हमारी बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं जो लंबे समय से चली आ रही हैं, वो क्या होता है? चिरंतन। दूसरा है शाश्वत। शाश्वत का मतलब तो आप लोग समझते हैं, शाश्वत का मतलब क्या होता है? सत्य, जिसको कभी बदला ना जा सके। क्या होता है? सत्य। जैसे सबसे सत्य क्या है इस पृथ्वी पे? मृत्यु ही सत्य है। फिर तीसरा क्या है? अधुनातन। अधुनातन का मतलब आधुनिक काल। अधुनातन का आधुनिक काल। अधुनातन का क्या मतलब है? आधुनिक काल, जो अभी इस टाइम चल रहा है, ट्रेंडिंग चल रही है। और सनातन। सनातन का मतलब जो धर्म हमारा पहले से ही चला आ रहा है। तो इसमें से आपको इसको देखने के बाद सबसे अलग क्या लग रहा है इसमें? ये अधुनातन। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? अधुनातन। अगला वाला क्वेश्चन, अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। इसमें आपको क्या पूछा है? विलोम। क्या? विलोम। विलोम का मतलब उल्टा। किसका विलोम पूछा है? अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। तो इसमें आपको बताना है कि अर्वाचीन शब्द जो दिया है इसका इन चारों में से विलोम कौन सा है? तो अर्वाचीन का हिंदी मतलब क्या होता है? आधुनिक। अर्वाचीन का हिंदी मतलब आधुनिक। तो अब तो आप सब बता ही देंगे डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को मतलब घुमा दिया है कि आधुनिक की जगह ये अर्वाचीन दे दिया है, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि अर्वाचीन क्या होता है। तो आधुनिक, आधुनिक का क्या होगा? प्राचीन। आधुनिक शब्द का विलोम होगा प्राचीन। अब हम इन शब्द में देखेंगे, सनातन, अद्यतन, अधुनातन। उसके बाद अगला क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? इसमें भी यही पूछा गया। छठवां क्वेश्चन हमारा है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इसमें आपको गृहिणी, गृहिणी, गृहिणी सही है, गृहिणी ऐसे ही लिखते हैं। विभीषण ये भी सही है। जगत गुरु ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा गलत है? विहरणी। इसको कैसे लिखेंगे? विरहिणी। इसका सही क्या है? ये हम आप लिखते हैं, विरहिणी, ये इसका सही है। तो कौन सा ये सही है? तो क्या है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो कौन सा शब्द अशुद्ध है? ये अशुद्ध है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, सातवां हमारा क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन सा युग्म गलत है? और ये क्वेश्चन इसमें क्या पूछा? निम्न में कौन सा युग्म गलत है? और है कहां से? ये मुहावरा से। ये क्वेश्चन कहां से है? मुहावरा से। क्वेश्चन कहां से है? मुहावरा से। मुहावरा से। तो अब देखिए आप, लुटिया डुबोना। लुटिया डुबोना का मतलब सारा काम चौपट कर देना। तो ये सही है। लुटिया डुबोने का मतलब यही होता है कि सारा काम चौपट कर देना, मतलब पूरा काम खराब कर देना। दूसरा क्या है? सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना। तो इसका ये नहीं है। सब्ज बाग दिखलाने का मतलब हरा भरा करना नहीं होता है, लालच देकर बहकाना होता है। लालच देकर बहकाना मतलब होता है, लालच देकर बहकाना। सब्ज बाग दिखलाना मतलब हरा भरा करना नहीं। यही इसका ऑप्शन गलत है। क्या होता है? लालच देकर बहकाना। उसके बाद है मुट्ठी गरम करना, रिश्वत देना। आजकल का सबसे क्या है? मुट्ठी गरम करना, रिश्वत देना। तो इसका ये भी सही है। मुट्ठी गरम करने का मतलब होता है रिश्वत देना। माई का लाल, इसका क्या है? साहसी व्यक्ति, साहसी व्यक्ति। तो क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा है? सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना। यही इसका ऑप्शन गलत है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? दूसरा वाला। आठवां क्वेश्चन हमारा कहां से है? अलंकार से। आठवां क्वेश्चन कहां से है? अलंकार से। मेरी भव बाधा हरि, राधा नागर सोए,
जातन की छाई परे श्याम हरित दुत होय। इसमें आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो अनोक्त यमक श्लेष रूपक। तो अनोक्त अलंकार क्या होता है, जिसकी उपस्थिति ना हो लेकिन तब भी हम उसके बारे में बताएं, तो क्या होता है, उसके बारे में प्रकट करते हैं, तो क्या हो जाता है अनोक्त अलंकार। फिर क्या है यमक। यमक का मतलब क्या होता है कि एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ भी अलग अलग हो। मतलब जैसे कनक कनक ते सौगुनी, कनक कनक ते सौगुनी, ये जो हमारा है ये कौन सा अलंकार है, इसमें यमक अलंकार। कब इसमें एक ही वर्ड रहेगा वो बार बार आएगा। देखिए कनक इसमें 2 बार आया है और दोनों कनक का अलग अलग मतलब है। एक कनक का मतलब क्या है सोना, और एक कनक का मतलब क्या है धतूरा। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। तीसरा ऑप्शन जो हमारा है ये है श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार का मतलब, श्लेष का मतलब हम इसके पहले वीडियो में भी था श्लेष। तो श्लेष का मतलब, श्लेष कहने से आपको क्या समझ आता है, किसी चीज का जुड़ाव, चिपका रहना। तो ये जो श्लेष अलंकार होता है इसमें वर्ड एक ही बार आएगा। जैसे कोई वर्ड रहेगा वो एक ही बार आएगा लेकिन उसका जो अर्थ रहेगा वो अलग अलग होगा। इसमें आप देखेंगे, अब इसमें आप आइए, मेरी भव बाधा हरि राधा नागर सोय, जातन की छाई परे श्याम हरित दुत होय। तो इसमें ये जो हरित वर्ड है, ये हरित वर्ड में एक हरित का मतलब होता है हरा रंग, एक हरित का मतलब क्या होता है हरा रंग, और एक हरित का मतलब होता है प्रसन्न होना। ये मेनली ये जो है ये कहां से है कि श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि राधा जी को देखने से हमारा सब काम हो जाता है, इस यही से लिया गया है उनके उससे। तो यहाँ पे है श्याम हरित दुत हो, तो इस वर्ड एक ही बार आया हरित, लेकिन इसका अर्थ देखिए आप हरा रंग और प्रसन्न। तो इसलिए इसमें कौन सा है, उपरोक्त दो में कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। अगला क्वेश्चन, गौशाला में कौन सा समास है। ये जो क्वेश्चन आया कहां से आया है, समास से। गौशाला में कौन सा समास है, तो हमने इसके पहले वीडियो में भी आपको समास बता दिया है कि समास क्या होता है। अब इसमें हम देखेंगे इसका ऑप्शन, गौशाला में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन क्या है, द्वंद्व। तो द्वंद्व समास तो ऐसे ही कट हो गया। द्वंद्व में हमने क्या बताया था, दोनों पद प्रधान रहेंगे, दोनों पद प्रधान रहेंगे और आपस में दोनों में झगड़ा होगा। इसका एग्जांपल हमने क्या आपको बताया था, भाई और बहन द्वंद्व में। तो ये ऐसे ही गलत हो गया। चौथा क्या है, द्विग समास। तो आप द्विग समास में हमने आपको क्या बताया था कि कोई संख्यावाची आएगा। द्विग समास में कोई संख्यावाची आएगा, कोई संख्यावाचक वर्ड आ जाए तो क्या होता है द्विग समास। जैसे नवग्रह, नवग्रह में क्या है द्विग समास है, चौराहा, तिराहा, पंचवटी, ये सब में क्या आ जाता है द्विग समास को। इसमें कोई संख्या तो आ नहीं रहा है, इसलिए ये द्विग समास होगा नहीं। अब बचा कौन कौन सा, तत्पुरुष और बहुब्रीहि। तो आपको हमने बताया था तत्पुरुष समास क्या होता है, बहुब्रीहि आप पहले देखिए बहुब्रीहि समास क्या होता है। बहुब्रीहि समास का मतलब इसमें दोनों जो पद रहेंगे, दोनों पद, बहुब्रीहि समास में दोनों पद, प्रथम पद और उत्तम पद, प्रथम पद और उत्तर पद दोनों अप्रधान रहेंगे। मतलब प्रथम पद और उत्तर पद दोनों क्या रहेंगे, अप्रधान। इन दोनों में किसी की प्रधानता नहीं रहेगी। कोई तीसरा पद आता है, कोई तीसरा पद आएगा तो कौन सा समास हो जाता है, बहुब्रीहि समास। जैसे दो लोगों की लड़ाई होती है तो उसमें कोई तीसरा आके अपने आप को एकदम नेता दिखाने लगे, वही हाल है इसका बहुब्रीहि समास का। तो इसमें जैसे इसका एग्जांपल कौन सा है, लंबोदर, लंबोदर। इसमें जो प्रथम और उत्तर, लंब अगर अलग है तो कोई मतलब नहीं, उदर। तो इसका प्रथम और उत्तर पर दोनों प्रधान, लेकिन लंब हो उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। तो इसमें क्या हो जाएगा, लंबोदर। ऐसे ऐसे नीलकंठ, जैसे नीलकंठ, तो नीलकंठ किसे कहते हैं, नीला हो कंठ जिसका, नीला हो कंठ जिसका अर्थात महादेव। तो ऐसे ऐसे जो आएंगे वो किसमें आएंगे, बहुब्रीहि में। अब हमारे तो इसमें क्या है, गौशाला। तो गौशाला में बहुब्रीहि समास नहीं है क्योंकि इसमें तीसरा पद प्रधान नहीं है। इसमें कौन सा पद प्रधान है, तो इसलिए बहुब्रीहि समास नहीं होगा। अब हमारा बचा क्या, तत्पुरुष समास। तो
तो गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास का मतलब जिसमें उत्तर पद प्रधान रहे, जिसमें उत्तर पद प्रधान हो। उत्तर पद का मतलब प्रथम पद नहीं, पीछे वाला पद, उत्तर पद, उत्तर पद प्रधान हो। तो गौशाला अर्थात गाय के लिए शाला मतलब घर, गाय के लिए शाला। तो इसमें क्या होगा? के लिए। यही आपको हमने बताया था कि इसमें क्या होगा? सार्वनामिक दो वर्ड आपस में जुड़ जाते हैं। तो इसमें क्या है? के लिए। ये जो के लिए किसमें आता है? कौन सा कारक में आता है? संप्रदान में। कौन से में? संप्रदान में। तो के लिए, तो इसलिए गौशाला में कौन सा समास है? कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन कहां से है? ये भी समास से है। 10वां क्वेश्चन हमारा कहां से है? समास से। देशभक्त में कौन सा समास है? इसमें पूछा गया है कि देशभक्त में कौन सा समास है। तो द्वंद्व, यहाँ पे इन गलती से हो गया, यहाँ पे क्या रहेगा? द्वंद्व। द्वंद्व, तो ये द्वंद्व समास तो नहीं है, द्विग समास नहीं है, बचा हमारा क्या? कर्मधारय और तत्पुरुष। तो क्या देशभक्त में कौन सा समास है? अब आप इसका समास विग्रह कीजिए। देशभक्त, देशभक्ति का समास विग्रह कीजिए। देशभक्ति का समास विग्रह क्या होगा? देश के लिए भक्ति, देश के लिए, देश के लिए भक्ति। देशभक्ति का समास विग्रह देश के लिए भक्ति। तो ये के लिए आ गया, तो मतलब जिसमें के लिए, के ये सब आ जाए तो कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। तो हमारा सही आंसर इसमें तीसरा है, ऑप्शन नंबर 3 है, तत्पुरुष समास। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? ये क्वेश्चन कहां से है? उपसर्ग से। उपसर्ग का मतलब जो किसी वर्ड में या वाक्य में पहले जुड़े और उसका अर्थ है, तो क्या होता है? उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब पहले जुड़ना। तो क्या है? प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? पाक का। तो उपसर्ग प्रत्यय में आप थोड़ा सा इधर उधर, मतलब जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बातें समझ में आएंगी। इसमें कोई ट्रिक शॉर्टकट नहीं है। अगला, तुलसीदास किसकी कविता है? ये क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा जा चुका है, 2020 या 22 वाले पेपर में पूछा गया था कि तुलसीदास किसकी कविता है। तो तुलसीदास किसकी कविता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता क्या किसकी? 1 2 3 हमारा 12वां क्वेश्चन है, तुलसीदास किसकी कविता है? तो चौथा इसमें क्या है? मुक्त बोध, अज्ञेय, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो हमारा ये क्वेश्चन 2020 या 22 में एक बार और पूछा गया था कि तुलसीदास किसकी कविता है। तो हमारा क्या है? किसकी कविता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की और कौन कौन सी रचनाएं हैं? अनामिका, परमल, अनामिका और नए पत्ते। नए पत्ते भी किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में हमने आपको एक बात और क्या बताई थी कि ये छायावाद का साल का पुत्र कहा जाता है। छायावाद का साल का पुत्र कहा जाता है। तो इससे आपको एक चीज और स्पष्ट हो गया, क्वेश्चन और कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि थे? छायावाद युग के कवि थे। और इनकी रचना कौन कौन सी है? अनामिका, नए पत्ते और हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन किसके पिता है? अमिताभ बच्चन के। अमिताभ बच्चन के। हरिवंश राय बच्चन किसके पिता है? अमिताभ बच्चन के। आप लोग को बिलीव होता नहीं होगा कि ये सब हम लोग जाने पहचाने लग रहे हैं हरिवंश राय बच्चन। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी है प्रमुख? मधुशाला, मधुशाला, मधुकलश। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? मधुशाला, मधुकलश। किसकी? हरिवंश राय बच्चन जी की। तो इसमें तुलसीदास किसकी कविता है? किसकी कविता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी 3 ही ये क्वेश्चन में 2 बार पूछा जा चुका है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे अगला क्वेश्चन, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? ये कहां से आया है? संधि विच्छेद से।
तो बहिष्कार कौन सा संधि विच्छेद है? सबसे पहले विसर्ग। कौन सा संधि है? विसर्ग संधि है। बहिष्कार कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। उसके बाद है कि बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वैदेही वनवास किसकी रचना है? ये हमारा 14वां क्वेश्चन कहाँ से आया है? फिर रचना से आया है कि वैदेही वनवास। तो आप लोग के लिए रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए रचनाओं को, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन हमारा कहाँ से पूछा गया? रचना से। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। यही से आप देखेंगे वैदेही, वैदेही का मतलब सीता, सीता जी। वैदेही का मतलब क्या है? सीता जी से है। तो वैदेही वनवास, तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, वैदेही वनवास, तो ये किससे रिलेटेड है? अयोध्या से। राम जी कहाँ के थे? अयोध्या के थे। तो इससे आप क्या करेंगे? यहीं से रिलेट करिए कि वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। तो उसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर की कौन कौन सी रचनाएं हैं? रेणुका, हुंकार। रामधारी सिंह दिनकर की कौन कौन सी रचना है? रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र। ये सब रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन कहां से है? पुल्लिंग शब्द, स्त्री पुल्लिंग का मतलब ऐसा शब्द जो पुरुषों का बोध कराता हो। तो क्या है? पहिया, लिखावट, पखावज, मजेदार। तो लिखावट, लिखावट स्त्रीलिंग वर्ड है। लिखावट आप ऐसे समझिए कि जहां पर सुंदरता सुंदरता की बात की जाए तो वो क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग हो जाता है। तो आप देखिए लिखावट, लिखावट मतलब अच्छी लिखावट, ये सब तो क्या है? स्त्रीलिंग, ऐसे समझिए आप। पखावज का कोई मतलब नहीं समझ आ रहा है। फिर मजेदार ये है नहीं, तो क्या है? पहिया। ज्यादातर बाइक कौन चलाते हैं? पुरुष चलाते हैं। तो पहिया क्या है? पुल्लिंग है। तो ऐसे आप ऐसे कोई है नहीं, ऐसे आप याद कर लीजिए कि पहिया किससे रिलेटेड है? पुल्लिंग से। तो निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो कौन सा शब्द है हमारा? पहला ऑप्शन सही है, पहिया। पहिया कौन सा है? पुल्लिंग शब्द है। 2018 के हमारे 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम अगला 15 क्वेश्चन आपको कल बताएंगे।